अपने ननद के कमरे के दरवाजे पर खड़ी प्रिया और सुनैना सुबह 10 बजे तक अपनी ननद को सोता हुआ देखकर आपस में एक दूसरे से कहती हैं, असली जीवन तो ये है, शादी के पहले कितना सही था, आराम से उठती थी मैं भी। कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, पर अब घर भी देखना पड़ता है और बिजनेस भी। सुनैना और प्रिया आपस में बात कर रही थी कि तभी जोरों की अंगड़ाई लेती हुई सोनिया उठती है। अरे वाह भाभी, बिल्कुल टाइम पर आई हैं आप कॉफी लेकर। दीजिए दीजिए, बिना कॉफी के रेडी नहीं करती। बाय गॉड। स्नेहा जाकर अपनी ननद को कॉफी का मग पकड़ाती है और कॉफी को टेस्ट करते ही सोनिया चीखती हुई कॉफी थूक देती है। ओ गॉड भाभी, आपने इसमें दूध डाल दिया। यू नो ना, मैं डाइट पर हूँ। मेरे कॉलेज में इवेंट होने वाला है, मैं तब तक पतली नहीं हुई तो कैसे चलेगा। ओ भाभी, सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया। अब फिर से कॉफी बना दूं क्या दी? आप क्या भाभी, छोड़िए, आप जाइए, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और कुछ इस तरह सोनिया अपनी भाभीियों के सर पर बैठकर नाचा करती थी। सुनैना और प्रिया मिलकर साथ में बिजनेस करते थे। एक दिन सुनैना बिजनेस संभालती तो एक दिन प्रिया, क्योंकि घर भी तो संभालना था। जिस दिन सुनैना काम पर जाती उस दिन प्रिया घर संभालती और जिस दिन प्रिया काम पर जाती उस दिन सुनैना घर संभालती। घर और बिजनेस संभालने के बाद उन्हें अपनी ननद के नखरे भी उठाने पड़ते थे। कॉलेज जाने के 2 घंटे बाद सोनिया अपनी भाभी को कॉल करके कहती है, भाभी, मेरे पास अभी डिलीवरी बॉय का फोन आया था, वो हमारे एड्रेस पर पहुंचता ही होगा। बस आप एक काम करना, उससे मेरा पार्सल रिसीव कर लेना। बस पार्सल रिसीव करना है ना दी, कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कुछ झेल रही हो तो पार्सल रिसीव ना करके बुरी क्यों बनूं? और कुछ देर में आ जाता है पार्सल। सुनैना को लगता है कि बस पार्सल ही तो रिसीव करना है। डिलीवरी बॉय के दरवाजे पर आते ही सुनैना जाकर पार्सल ले लेती है। हो गया ना भैया, बिल भी ले लिया मैंने, अब खड़े क्यों हो? पेमेंट? क्या पेमेंट नहीं की हुई है? अरे दीपिनो, कितने का है पार्सल? यही कोई 2200 का, बिल में देखिए ना, लिखा होगा 2299। दीजिए यूपीआई, कर देती हूँ पेमेंट। लग गया सुबह सुबह 3000 का चूना। रात के वक्त प्रिया दुकान से वापस आती है। प्रिया को अकेला पाते ही सुनैना उसे इस बारे में बताती है। तो आज फंसी गई तू, मेरे लिए तो ये रोज का हो गया है। जब भी घर पर रहने की मेरी बारी होती है ना, उस दिन तो दीदी का कोई ना कोई पार्सल जरूर आता है और वो कभी भी पेमेंट करके नहीं रखती। पिछली 3 बार से पार्सल ले रही हूँ उनका। 10,000 तक का तो खर्चा हो गया है मेरा फिजूल में ही। क्या 10,000? ये तो फिजूल खर्च है। यहाँ कस्टमर को 3,000 का माल बेचने में 300 बार मरना पड़ता है। अरे दीदी, हमारे खून पैसे की कमाई को पानी की तरह बहा रही है दीदी। मैं आज ही जाकर मम्मी जी से इस बारे में बात करती हूँ। उसी रात सुनैना और प्रिया इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। बताइए मम्मी जी, अब हम क्या करें? रोज रोज इतना सारा खर्चा कैसे उठाया जाए? मैंने तो जिस दिन घर की चाबियां तुम दोनों को सौंपी थी, घर की जिम्मेदारियां भी उसी दिन तुम लोगों पर छोड़ दी थी। अब इस परेशानी से कैसे बचना है तुम दोनों आपस में ही देख लो भाई। सिर्फ संपत्ति ही हाथ लगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना बहू, साथ में विपत्ति भी तो हाथ लगती है। प्रिया और सास को अपनी सास से कोई मदद नहीं मिलती। अगले दिन सोनिया के कॉलेज जाने के बाद बड़े इत्तेफाक से दिन आया है। एक तो फ्राइडे, पूरा मार्केट बंद, तो दुकान जाने का लफड़ा नहीं। ऊपर से सोनिया दी भी घर पर नहीं है। एक काम कर, हम दोनों आज पार्लर चलते हैं खुद की पैम्परिंग करने। प्रिया और सुनैना पार्लर जाकर मैनिक्योर, पेडिक्योर और हेयर कटिंग करवाती हैं। कितने पैसे हुए? 11,400। क्या? ऐसे कैसे? ये 2-4 चीजों का 11,000? हिसाब की पक्की हूँ मैं, कैंची चलाकर। आपके पीछे से 4 बार आपकी ननद आकर ब्लो ड्रायर और स्पा करवा गई है। अब उसके पैसे भी तो जुड़ेंगे ना दीदी, तो सारा हिसाब मिलाकर एक बार में बता दिया। इतने पुराने ना मैं बकाया नहीं रखती, आगे से ध्यान रखिएगा। लग गया ना चूना? बड़ी हंसी आ रही थी आपको। अब तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन कीजिए दीदी का। बस बहुत हुआ, अब तो किसी भी तरह दीदी की शादी करनी होगी। अब जीजा जी उठाए उनके खर्चे, मुझसे तो ना हो रहा। घर लौटने के बाद प्रिया बड़ी होशियारी से अपनी सास के पास जाती है और उनसे बातों बातों में कहती है, बचपना बहुत है ना दीदी में। 10 बजे उठना
हाथ में कॉफी चाहिए, नहाने के बाद टॉवेल बेड पर छोड़ देना और अपने भाइयों के पर्स से चिपके रहना। अरे भाई, बड़े भाई है तो इतना तो करना ही पड़ेगा नहीं? हम भी तो पहले ऐसे ही थे, पर जैसे ही शादी हुई अपने आप लाइन पर आ गए। शायद बेटियों की शादी ना इसलिए भी की जाती है ताकि उसमें बड़प्पन आ जाए। खैर, क्या फर्क पड़ता है। दीदी की शादी को तो अभी कम से कम 5 साल बाकी है। अभी उम्र कितनी है उनकी? 28 साल? ये कोई उम्र होती है? शादी की उम्र आएगी तो खुद अकल आ जाएगी उन्हें। अरे रोक रोक बड़ी बहू, क्या कहा तूने? इधर उधर के काम में मैं तो ये भूल ही गई थी कि 28 साल की हो गई है सोनिया। अब तो जल्द से जल्द इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो दीदी का बायोडेटा इधर उधर भेज दूं क्या मम्मी जी? अब तो कुछ नहीं करेगी, इस घर की बड़ी मैं हूँ। बस तुम कल नाश्ते के बाद सभी को मेरे कमरे में ले आना। अपनी सास की बात मानकर प्रिया अगले दिन नाश्ते के बाद सभी को अपनी सास के कमरे में ले जाती है, जहाँ सुधा सीधा अपना डिसीजन सुना देती है। ये ले 1 लाख रुपए मांग, तेरे हाथ में दे रही हूँ। सभी के कपड़ों की खरीदारी तुझे ही करनी है। रियली मम्मी? पर किस खुशी में? अगले महीने तेरी शादी है बेटा। है? पर सबा बर्खास्त। और सोनिया की मर्जी के खिलाफ हो जाती है उसकी शादी। सोनिया की विदाई के बाद उसके दोनों भाई और भाभियां मिलकर महफिल जमाते हैं। बाप रे बाप प्रिया, मान गए तुझे। बोलना नहीं चाहिए पर बहुत बड़ा काम किया है तूने, सच्ची। अभी तो मेन सरप्राइज बाकी है। ये रही मनाली की 4 टिकट्स। सभी मेहमानों की विदाई करके 10 दिन बाद हम निकल चलेंगे अपनी मनाली की ट्रिप पर। अरे वाह भाभी, यू आर फैंटास्टिक। अब होगी पैसों की बचत और अब तुम दोनों को भी ना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने ऑफिस में ब्रेड जाम या रात की रोटियां ले जाएंगे। आराम से उठना। पापा मम्मी तो ऐसे भी 10 बजे के बाद ही उठते हैं। रात को भी खाना बना कर रख देना, हम गरम करके ले लेंगे। जितना टेंशन तुम लोगों को उठाना था तुम दोनों ने उठा लिया, अब आराम से जियो। प्रिया और सुनैना के लिए उनका ससुराल अब जन्नत बन चुका था, क्योंकि उन्हें अब किसी भी चीज की टेंशन नहीं होने वाली थी। सोनिया के जाने के बाद प्रिया और सुनैना का पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है, पर दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे प्रिया के फोन पर उसके जीजा जी का फोन आता है। कैसी है भाभी जी आप? हो गया सवेरा? हाँ हाँ छोटे जवाई जी, बताइए क्या सेवा करें हम आपकी? नहीं, सेवा नहीं करनी है, बस एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। आपकी इकलौती ननद के लिए कुछ गोल्ड ज्वेलरी ऑर्डर की है मैंने। मेरे एड्रेस पर डिलीवरी हो ही नहीं रही थी तो मैंने आपके एड्रेस पर डिलीवरी करवा दी। आप बस पार्सल रिसीव कर लीजिएगा। पार्सल तो मैं रिसीव कर लूंगी जीजा जी, पर सब कुछ अपनी बीवी के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। 4 चेन ऑर्डर किए मैंने आपकी ननद के लिए, एक आप रख लीजिएगा। ये कहकर निशांक फोन रख देता है। गहनों की बात सुनकर ऐसी कौन सी औरत होगी जो खुश ना हो, और प्रिया को तो मुफ्त में सोने की चेन मिलने वाली थी, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मानना पड़ेगा सोनिया दीदी को, हस्बैंड तो बहुत अच्छा मिला है। शादी के 4 दिन हुए नहीं कि 4 सोने की चेन मंगवाए हैं दीदी के लिए, जिसमें से एक मेरा भी है। बस तू पार्सल आने दे, सबसे बेस्ट पीस पहले मैं ही निकालूंगी। बताओ, मैंने जब भी पार्सल लिया नुकसान ही हुआ, और जब फायदे की बात निकली तो मुझे पार्सल लेने बोला ही नहीं गया। आप ना बहुत लकी हो भाभी। और 4 दिन बाद पार्सल अपने समय पर प्रिया के घर पहुंच जाता है। डिलीवरी बॉय की आवाज सुनते ही भागती हुई प्रिया दरवाजे पर जाती है और पार्सल रिसीव कर कमरे की तरफ जाने लगती है कि डिलीवरी बॉय कहता है, मैम पेमेंट, आधा पेमेंट हुआ है, 50% पेमेंट बाकी है। क्या? जीजा जी ने भी पेमेंट नहीं किया? कितना पेमेंट करना है भैया? 1 लाख। तभी वहां मयंक आ जाता है। सवेरे सवेरे 1 लाख का क्या मंगवा लिया प्रिया तुमने? आप ही कीजिए पेमेंट, आप ही के जीजा जी का पार्सल है, उनसे ले लीजिएगा बाद में। अभी तो सिर्फ पार्सल आया था, पार्सल भेजने वाले जीजा जी का आना तो अभी बाकी था। अगली सुबह दरवाजे पर पहुंच जाते हैं अपने सालों के इकलौते निशांक जीजा जी विथ सोनिया। जिस दामाद के आने के पहले ही उसके ससुराल वालों को 1 लाख का चूना लग गया हो, उसके ससुराल पहुंचने के बाद न जाने क्या होगा। कहाँ गई भाभी? मेरी आवाज सुनकर छिप गई क्या? छुड़वा लिया ना मुझसे पीछा। आपके घर खाना खाने नहीं आई हूँ, मुँह छिपाने की जरूरत नहीं है भाभी। अरे बेटा क्यों नाराज हो रही है? आ रही है ना तेरी भाभी। प्रिया तो दुकान गई है और सुनैना नहा रही है। अब तू बता कैसी है तू?
मेरी तो शादी कर देना मम्मी, अब मैं कैसी भी रहूं क्या फर्क पड़ता है। अरे सोनिया क्या तुम भी। नहीं मम्मी जी, वो बात यह है कि सोनिया का वहाँ मन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। सोनिया को वापस देखते ही सुनैना सबसे पहले प्रिया को कॉल करके घर बुलाती है और आधे ही घंटे में प्रिया मयंक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। आपका पार्सल आ गया है जीजा जी। लगता है पार्सल की आपने हाफ पेमेंट की थी जीजा जी, 1 लाख मुझे देने पड़े। वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर 1 लाख कैश कौन रखता है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो भी इतने बड़े अमाउंट का, आप समझ सकते हो जीजा जी। लीजिए देखिए, ऐसे ऐसे साले हैं आपके नसीब में। दहेज के नाम पर इन्होंने एक फूटी कोड़ी नहीं ली थी, तो कम से कम तुम भाइयों को इन्हें सोने की चेन पहनानी चाहिए कि नहीं। पर नहीं, यहाँ साले जीजाओं को छाती पर बैठा कर रखते हैं और तुम लोग हो कि इनके आते ही पैसे का हिसाब करने लगे। किसी ने पानी तक नहीं पूछा इनसे, जब से आए हैं बेचारे प्यासे बैठे हैं। नहीं बहुत हुआ, चलिए आप यहाँ से, आपकी और इंसल्ट नहीं देख सकती मैं। अरे नहीं दीदी, बेटी इस तरह नाराज होकर जाती हुई शोभा देती है क्या? रुकिए, और 1 लाख देकर जाइएगा। कुछ कहा क्या आपने? आप दोनों पहले खाना खा लीजिए, दिमाग ठंडा कर लीजिए। चल सुनैना किचन में। सोनिया और निशांक खाने पर बैठते हैं। सुनैना लाकर सोनिया के आगे पूरियां परोसती है। बस 2 पूरियां? ये भी क्यों दी? खाली थाली ही दे दी होती भाभी। अरे क्या बात हो गई सोनिया, कुछ और बनवा दूं क्या? 2 पूरियां लाकर प्लेट में डाला गया है मेरे। भाई कोई मांग मांग कर कितनी और पूरियां मांगेगा, और पूरियां भी इतनी छोटी। वाह जी वाह। लगता है आज मैडम बड़ी नाराज हो गई है। अब तुम्हें जो भी खाना है खा लो सोनिया, रात को हम बाहर चलेंगे बस। ओके मेरी प्यारी भाभी, अभी खाना बना बना कर थक गई होंगी, तो आज रात की पार्टी जीजा की तरफ से किसी 5 स्टार होटल में चलेंगे। भाभी देख लीजिएगा किस होटल में जाना चाहती हैं आप। आप जाकर मुर्गी पकड़ाइए, आज तो अच्छे से इनकी जेब काटेंगे। आप ही कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लीजिए। अरे देख लीजिए क्या, मैंने देख लिया है। यहाँ ना एक नया रिसोर्ट खुला है, 2000 के नीचे तो वहाँ चाय भी नहीं मिलती। आज पार्टी वहीं होगी। और पूरा परिवार रात को डिनर के लिए एक महंगे से 5 स्टार रेस्टोरेंट पे पहुँच जाता है। What would you like to have, मैम एंड सर? आपके रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है, वही लेकर आइए। मुझे तो दाल चावल और रोटी मंगवा दे बहू। वो सब यहाँ नहीं मिलेगा मम्मी, ये 5 स्टार होटल है। यहाँ अलग अलग देशों के अलग अलग तरह की खाने की चीजें मिलती हैं। अरे फिर मुझ बूढ़ी को साथ में लाने की क्या जरूरत थी, मैं घर जाकर ही खा लूंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं घर से खा कर ही आ जाती। बेकार में मेरी सुबह की खिचड़ी बर्बाद हो जाएगी। अभी खाकर खत्म कर देती ना उसे। कल तो गुरुवार है, कल खा भी नहीं पाएंगे। डोंट वरी सर, मैम के लिए प्लेन राइस और पीली दाल हम ले आएंगे, वो भी है मेन्यू में। ला, यहाँ तो ये भी मिलता है। पर हाँ जवाई जी, मेरे हिस्से के पैसे ना मैं खुद दूंगी। अपने सालों और भाभीियों पर आपको जो खर्च करना है करिए, पर मैं अपने जवाई के पैसे का कुछ नहीं खा सकती। क्योंकि पार्टी निशांक दे रहा था, सभी अच्छी तरह पेट भर के खाते हैं और सभी के खाने के बाद तक खाता रहता है निशांक। काफी अच्छा रेस्टोरेंट सजेस्ट किया भाभी, मानना पड़ेगा। आप क्या प्लेट ही खा जाएंगे जीजा जी? कीजिए ना पेमेंट, चलते हैं। रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया है। हाँ अभी कर देता हूँ भाभी जी। वेटर जरा बिल लाना। निशांक वेटर से बिल मंगवाता है और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपने पॉकेट से फोन निकालता है। गजब का इत्तेफाक है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा फोन में। लगता है सर्वर इश्यू है। साले साहब जरा आप पेमेंट कर दीजिए, ज्यादा का बिल नहीं है, फिर हम बाद में हिसाब कर लेंगे। दाल चावल और ये चाउमीन के हैं 25,000। बाप रे। जैसी सोनिया दीदी वैसे उनके पति। और अपनी ही पैसों का डिनर कर प्रिया को वापस अपने घर आना पड़ता है। जैसे ही सभी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, बू, 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 बू। कुत्ते की आवाज सुनते ही निशांक उछलकर अपने छोटे साली की गोदी में चढ़ जाता है। अरे इस कुत्ते को हटाओ हटाओ हटाओ, यहाँ से मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे मैं मर रहा हूँ, कोई हटाओ इस कुत्ते को, मेरी छाती। क्या हुआ जीजा जी? आप तो बड़े हिम्मत वाले हैं, हमारी दीदी को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस कुत्ते से कैसे डर गए? एक कुत्ता ही तो है, इतना क्या घबराना कि रोहन की गोदी पर ही चढ़ गए आप। अपने साले की गोद में चढ़ भी गए तो क्या हो गया भाभी, क्या आफत आ गई? यहाँ तो साले अपने जीजाओं के लिए छत से कूद जाते, और इनके रोहन की गोद में चढ़ जाने से आपको तकलीफ हो रही है।
ये देखते ही प्रिया समझ जाती है कि निशांक को कुत्तों से डर लगता था और अपने ननद और नंदोई से पीछा छुड़वाने के लिए वो अगली ही सुबह अपने घर अपने दोस्त का कुत्ता मंगवा लेती है। सुबह सुबह जैसे ही निशांक अपने कमरे से बाहर आता है, हॉल में एक कुत्ते को घूमता देखकर उछलकर सोफे पर चढ़ जाता है। ये क्या है? क्या नहीं कौन, ये टफी है जीजाजी, मेरी फ्रेंड का पेट। वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जा रही है ना, तो तब तक ये हमारे साथ रहेगा। बस ये सुनने की देर थी कि निशांक भागता हुआ अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगता है। अरे मुटली उठ, बहुत खा लिया अपने भाई भाइयों के पैसे से। अब सामान उठा, हमें वापस जाना होगा। क्या कहा? अरे तू निकल, खुद तो मेरी भोली भाभीयों के पैसों पर पलने आ गया था यहाँ और मुझे ज्ञान दे रहा है। ज्यादा दिमाग खराब मत कर, वरना बाहर जाकर सभी के सामने तुम्हारा खाता खोल दूंगी। भिखारी कहीं का, कमाना एक पैसा नहीं है और मेरी भाभीयों के पैसे उड़वा रहे हो। वो तो ये कुत्ता आ गया, वरना तुमने तो यहीं जमने की सोच ली थी। अरे रे डार्लिंग, तुम तो नाराज हो गई। ठीक है ना, अब सामान बांध दो, किसी और रिश्तेदार को चूना लगाने चलते हैं। चलो ना डार्लिंग। तो एक कुरियर अपने चाचा के यहाँ डिलीवर करवा ही दो, वहीं चलते हैं। सोनिया और निशांक अपना सामान बांधकर घर से बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। ध्यान से जाइएगा जीजाजी, और जो भी खर्चे हुए हैं ना, उसका बिल मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगी। जरा ये तो सुनिए, टफी क्या कह रहा है। कहता है कि चलो ना बुआ फूफा के घर चलते हैं। हे भगवान, आखिरकार बला टली। जीजा है वो तेरा, बला नहीं। किरण पिंकी और रिंकू की इकलौती ननद है। किरण के दोनों भाई और उसकी माँ उसकी बात का मान रखते हैं। किरण अपने ससुराल में भी अपनी ही चलाती है। एक रोज गर्मी की छुट्टी में किरण अपने मायके आती है। माँ, इस बार मैं महीने भर से पहले नहीं जाने वाली हूँ। हाँ हाँ, जितने दिन रहना है तू रह, ये तेरा ही तो घर है मेरी बच्ची। क्या दीदी, तुम भी ना, ये घर आज भी तुम्हारा उतना ही है। ये जानकर अच्छा लगा कि मेरा भाई शादी की बात भी नहीं बदला। किरण को देखकर पिंकी और रिंकू को धक्का सा लगता है। दोनों एक दूसरे से कहती हैं, बन गई हमारी गर्मी की छुट्टी। आज पता नहीं किसका मुंह देखकर उठी थी, अब तो दिन भर कुछ न कुछ बनाते रहना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। फिर पिंकी और रिंकू बिना घूंघट वहां आती है और किरण के पैर छूती है। किरण दोनों को आशीर्वाद देती है। दीदी आप नहा धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। हाँ नहाऊंगी, लेकिन पहले चाय तो पी लूँ एक ग्लास। पिंकी चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और कहती है, हो गई शुरू, चल पिंकी लग जा ननद बाईसा की खुशामद में। पिंकी किरण और इंदु के लिए चाय बनाती है। चाय पीते पीते किरण इंदु से कहती है, माँ, लगता है तुमने घूंघट रखने से दोनों को मना कर दिया है। एक मैं हूँ जो अपने ससुराल में 1 मिनट भी घूंघट नहीं हटाती हूँ। मजाल है कि घूंघट इधर से उधर हो जाए। अरे आखिर अपने ससुराल का मान मुझे ही तो रखना है। ठीक है, आज घूंघट हटाया है, कल साड़ी की जगह सूट आ जाएंगे, फिर जींस, और फिर तुम्हें घर से निकाल देंगे। मुझे क्या है, और चढ़ाओ सर पर बहुओं को। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी ही दोनों की नट टाइट करती हूँ। इंदु चिल्लाकर प्रिया और रिंकू को आवाज लगाती है, तुम्हारा घूंघट नहीं हटना चाहिए। मैं देख रही हूँ तुम दोनों अपने मन की कर रही हो। वो मम्मी जी, घूंघट लेते तो हैं, हो सकता है गलती से हट गया होगा कभी कभी। हम दोनों आपसे ध्यान रखेंगे मम्मी जी। किरण पिंकी और इंदु के हर काम में नुक्स निकालती है। रात में मनीष और श्रीकांत दुकान से लौटते वक्त किरण के पसंद के रस मलाई लेकर घर आते हैं। पिंकी और रिंकू सभी को खाना परोसती हैं। दीदी, आज आपके पसंद का रसमलाई आया है। रिंकू, दीदी को रसमलाई तो दो, आखिर उन्हीं के लिए तो लाया हूँ। हाँ हाँ, पहले खाना तो खाने दो दीदी को। सब कुछ दीदी के पसंद का बनाया है आज हम दोनों ने। किरण खाने का एक निवाला खाती है और ऐसी होती है पनीर की सब्जी, कोई स्वाद ही नहीं है। एक मैं बनाती हूँ अपने ससुराल में, खाते खाते आदमी उंगलियां खा जाए। बाद में रिंकू पिंकी से कहती है, दीदी खुश हो जाए हमसे, ऐसा कभी भी हो सकता है क्या? पता नहीं क्या ही करे जिससे दीदी खुश हो जाए। अगले दिन नई वॉशिंग मशीन देखकर किरण कहती है, अरे माँ, ये कैसी मशीन ले आए तुम लोग? एक बार मुझसे पूछते। मेरे ससुराल में बड़ी वाली वॉशिंग मशीन है, वो भी जिसमें कपड़े खुद ही धुल के सूख कर बाहर आ जाते हैं, कोई झंझट नहीं। मुझसे नहीं पूछोगे तो यही होगा ना।
इस तरह 15 दिन बीत जाते हैं। किरण जब देखो दिखावा करती रहती और हर बात पर अपने ससुराल और अपनी तारीफ करती। कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। झगड़ा बगड़ा हो तो मेरी छुट्टी में 4 चांद लग जाएंगे। किरण रिंकू के कमरे में जाकर कहती है, रिंकू जब देखो तुम काम ही करती रहती हो। मैंने तो माँ से भी कहा अगर तुम ना हो तो इस घर की तो दुर्गति हो जाए। अरे रिंकू कभी खुद के लिए भी सोचा करो। देख नहीं रही हो पिंकी कैसे सच सबर कर रहती है। वो इस घर की बहू लगती है और तुम काम वाली। अरे छोटी हो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम ही काम करती रहो बस। नहीं नहीं दीदी, पिंकी भाभी भी बराबर में मेरे साथ में काम करती हैं। हो सकता है, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। अब कल मैंने देखा कि वो तुम्हें ऑर्डर पर ऑर्डर दे रही थी और तुम्हें 2 मिनट बैठने नहीं दे रही थी। अब तुम्हें यही अच्छा लगता है तो कर ही क्या सकती हूँ मैं। किरण वहां से निकलकर पिंकी के कमरे में चली जाती है। अरे बस बस बस, कभी आराम भी कर लिया करो पिंकी। जब देखो काम काम काम। तुम्हारा चेहरा तो देखो कैसा लग रहा है। क्या करूँ दीदी, अपने पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिल पाता। इतना काम करने पर भी रिंकू क्या कहती है पता है? तुम बैठी रहती हो। अब भला मैं क्या बोल सकती हूँ उसको जिसकी आंखें बंद हो। रिंकू ने ऐसा कहा? वह ऐसा कैसे बोल सकती है? उसे दिखता नहीं क्या? मैंने उसे कभी देवरानी नहीं अपनी बहन समझा। बहन अब करे वो काम खुद से। किरण पिंकी के कमरे से मुस्कुराती हुई निकलती है। अब आएगा मजा। मुफ्त में पिक्चर देखने को मिलेगी कल। अगली सुबह पिंकी और रिंकू दोनों रोज की तरह जल्दी उठती हैं, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करती और अपने अपने काम में लग जाती है। नाश्ता बनाने के लिए दोनों में से कोई रसोई में नहीं जाती। नाश्ते के वक्त सभी टेबल पर बैठे इंतजार करते हैं और ये दोनों अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। पिंकी रिंकू कहाँ हो दोनों की दोनों? नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? मेरी बेटी कौन सी रोज रोज आती है, बेचारी को भूख लगी है। दोनों अपने अपने कमरे से निकल कर आती है और पिंकी कहती है, आपकी लाडली बहू रिंकू बनाएगी। मैं तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ ना, क्यों करूँ मैं अब काम? मैं भला क्यों बनाऊं? मैं ही दिन भर आराम करती रहती हूँ ना। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं बैठी रहती हूँ? कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जुबान नहीं चल रही। अब आप जो समझे, जिसके मन में चोर होता है ना वो खुद ही अपने मुंह से कह देता है। अरे चुप करो तुम दोनों की दोनों। आज दोनों को क्या हो गया है जो लड़े जा रही हो? श्रीकांत तो बाजार से नाश्ता मंगवा ले और तुम दोनों अलग अलग करके खाना बनाओगी। दोपहर का खाना पिंकी तुम और रात का खाना रिंकू तुम बनाओगी। देखिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ना इस लड़की के साथ कोई काम नहीं करना। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ काम करने का। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। फिर मनीष बाजार जाकर नाश्ता ले आता है। पता नहीं आज दोनों को क्या हो गया है। बाबा रे, सिर पर चढ़ने का नतीजा देख लो। मेरे ससुराल में कोई ऐसा करे मजाल है, मेरी सास उसे खा जाए और इन दोनों ने तो घर को ही जंग का मैदान बना रखा है। किरण पिंकी और रिंकू के बीच आग लगाती रहती है और अब ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। आए दिन घर में कलेश होने लगता है। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज किरण का पति राजेश उसे कॉल करता है। मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ, मुझे पता है तुम खुद तो आओगी नहीं, वही बैठी रहोगी। ठीक है। किरण रात के खाने के वक्त कहती है, माँ कल ये मुझे लेने आ रहे हैं। अचानक? अरे बेटा तेरे जाने की मैंने कोई तैयारी भी नहीं की, पता होता तो कपड़े ले आती बाजार से। तो क्या हुआ माँ, तुम पैसे दे दो ना दीदी को, वो खुद ससुराल में जाकर ले लेगी। 20,000 तो एनी टाइम मेरे पास रहते हैं, मेरे पति मुझे कोई कमी नहीं होने देते। लेकिन अब माँ मन से देगी तो ले लूँगी। बड़ों के आशीर्वाद को कौन मना कर सकता है। अगले दिन राजेश शाम की जगह सुबह किरण के मायके पहुँच जाता है। राजेश को देखकर किरण शॉक्ड हो जाती है। आप अभी अचानक? हाँ, तुम नहीं जाने का कोई बहाना बनाती उससे पहले ही मैं आ गया। अरे दामाद बाबू बैठिए तो। हाँ, मुझे भी आपसे बात करनी है। आपकी बेटी ने मेरे नाक में दम कर रखा है, मेरी माँ के सामने घूंघट तक नहीं करती और घर के काम तो एक भी इससे नहीं होते, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई है। किसी के घर में आग कैसे लगाए कोई आपकी बेटे से पूछे। भाभी जी, आप दोनों अपनी ननद की बातें कभी भी सुनिएगा मत, नहीं तो आपके घर में भी आग लग जाएगी। इधर की बात उधर करती है और बैठकर मजे लेती है। चलो किरण, अपना सामान ले आओ,
हम अभी चल रहे हैं। राजेश किरण को अपने घर ले जाता है और इधर किरण का भांडा फूट जाने के बाद पिंकी और रिंकू दोनों की आंख खुल जाती है। ये सब दीदी की करतूत थी। आज जीजा जी नहीं आते तो शायद हम समझ ही नहीं पाते। आज के बाद किरण को 4 दिन से ज्यादा मैं यहाँ रुकने ही नहीं दूंगी। उसने अपने ही मायके में आग लगा दी। और इसके बाद इंदु अपने दोनों बहू और बेटों के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगी।